नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोदीपुरम में नमो भारत के डिपो पर तीव्र गति से जारी कार्य, मेट्रो स्टेशन भी हो रहा है तैयार। मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय के नजदीक बन रहा है नमो भारत का दूसरा डिपो। शिया समाज ने दिया संदेश, मुहर्रम आतंकवाद के खिलाफ है एक आंदोलन। जुलूस के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ पुलिस प्रशासन के रहे पुख्ता इंतजाम। कर्मचारियों की मांगे नहीं पूरी होने पर गुस्साए आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आज से नगर निगम में करेंगे अनिश्चितकालीन धरना और कार्मिक अनशन। और चेकिंग के दौरान कंकड़खेड़ा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को दबोचा, 2 बाइक, 1 स्कूटी और मोबाइल फोन भी किया बरामद। पकड़े गए लुटेरों में बताया जा रहा है एक युवक पुलिसकर्मी का बेटा। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ के मोदीपुरम में नमो भारत के निर्माणाधीन दूसरे डिपो पर सिविल कार्य तीव्र गति से जारी है। मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय कैंपस के पास नमो भारत के इस दूसरे डिपो का निर्माण हो रहा है। नमो भारत डिपो के पास एनसीआरटीसी मेरठ मेट्रो स्टेशन भी बना रहा है, जिससे आसपास के इलाकों जैसे पावली खास, दौराला, सकौती और पावरसा गांव में रहने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का एक डिपो फिलहाल दुहाई में संचालित है। वर्तमान में नमो भारत ट्रेनों का संचालन और रखरखाव दुहाई स्थित इसी डिपो से किया जा रहा है। जल्द ही दिल्ली मेरठ के संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद दूसरे डिपो की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदीपुरम में दूसरे डिपो का निर्माण हो रहा है। डिपो के साथ साथ बन रहा मेट्रो स्टेशन अपने आकार में आ चुका है। इसकी छत का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ डिपो संचालन केंद्र भी तैयार किया जाएगा। डिपो के अंदर ट्रेनों की आवाजाही, संचालन व नियंत्रण आदि कार्यों के लिए डीसीसी बनाया जाता है। मोदीपुरम में इसी डिपो पर ट्रेन वर्कशॉप भी तैयार की जा रही है, जहां पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो ट्रेनों का रखरखाव किया जाएगा। डिपो के पास टेबलिंग लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। अब्दुल्लापुर में 7वीं मुहर्रम को एक बड़ा कदीमी जुलूस निकाला गया, जिसमें अलम जुलजना बरामद हुआ। जुलूस से पर्व एक मजलिस अज़ाखाना अकबर अली के यहाँ हुई। इमामबाड़ा मोहल्ला कोट में एक मजलिस हुई, जिसको मौलाना ने किताब फरमाया। उसके बाद चारों तरफ या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद किया। जुलूस में मोहम्मद अब्बास, रोशन अब्बास, मिसम नकवी, जामीन, अम्मार जैदी, कमर आलम आदि लोगों ने नूहे पढ़े। जुलूस मोहल्ला कोट से बरामद होकर मोहल्ला हंडिया बाजार, बांदेवाला, इमामबाड़ा होता हुआ वापस रात्रि में कोट में संपन्न हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। जुलूस में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, एसडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर सीओ सदर देहात, सीओ किठौर, सीओ क्राइम भावनपुर, गंगानगर, परीक्षितगढ़, मुंडाली थाना पुलिस समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा और जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। बता दें कि जनपद मेरठ के अब्दुल्लापुर का जुलूस बहुत ही पवित्र और कदीमी जुलूस माना जाता है, जो हर वर्ष सदियों से इसी तरह चलता आ रहा है। जुलूस में तिरंगा भी लहराता हुआ नजर आया। वहीं जुलूस में सभी लोग नंगे पैर होकर शामिल हुए। जुलूस में शामिल अज़ादारों के लिए जगह जगह शरबत, कोल्ड ड्रिंक, पानी की सबील भी लगाई गई। वहीं जानीगुर्द के गांव रसूलपुर ढोली में मुहर्रम की 7 तारीख को जुलूस के साथ क्षेत्र अधिकारी संजय कुमार जायसवाल और थाना प्रभारी निरीक्षक महेश सिंह राठौर आदि और अन्य थानों के पुलिस बल मौजूद रहा। मुहर्रम का जुलूस जामा मस्जिद शेखान से जमा होते हुए राजपुताना मस्जिद निकल गया और राजपुताना मस्जिद पर ही मातम हुआ, जिसमें शोगवारों ने जंजीरों से मातम किया। उसके बाद वापस जुलूस हुसैनी चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। पहली बार देखा गया कि थाना पुलिस फोर्स छतों पर तैनात रही। लब्बैक या हुसैन पर हजारों हाथ इमाम हुसैन की शहादत में मातम किया गया। मातम में बाबर, रिजवी, काशिफ जैदी, वसीम आजम, मेहंदी हसन, समीर आदि मौजूद रहे। उधर मुहर्रम पर्व के मद्देनजर गुरुवार को मवाना के मोहल्ला तिहाई इमाम बारगाह से जुलूस निकाला गया। गुरुवार इमाम बारगाह में मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें सकीना और इमाम हुसैन साहब की कुर्बानी की दास्तां सुनकर सभी सौगवार फूट फूट कर रोने लगे और सकीना और इमाम हुसैन की याद में मातम पुरसी करते हुए तलवारों, चाकुओं, ब्लेड आदि से या हुसैन करते हुए जमकर मातम पुरसी की। यह जुलूस
तिहाई इमाम बारगाह से होते हुए शाहपुर गढ़ी खैरात अली इमामबाड़ा होते हुए करबला की भूमि पहुंचे, जहां सभी ने ताज़िए दफन किए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सीओ मवाना अभिषेक पटेल, थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र सहित थाना मवाना की फोर्स क्यूआरटी की टुकड़ी भी मौजूद रही। आज से 1450 साल पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम द्वारा अपने कुनबे के साथ हक और बातिल की लड़ाई में अपनी पूरे कुनबे के साथ शहादत दी, और उसी का नतीजा है आज कि ये जुलूस जो निकलते हैं, ये जुलूस साबित करते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम बुराई के खिलाफ हैं, हम इत्तेहाद को मांगते हैं। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों, मुख्य कांवड़ मार्गों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, शिवालयों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी को सक्रिय एवं प्रभावी बनाए रखें ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित रिस्पांस के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड में तैनात रखा जाए। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक डायवर्जन एवं महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंतर्गत लखीपुरा गली नंबर 24 में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय रहते मौके पर परिवार वालों ने युवक को नीचे उतार लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक डिप्रेशन में था। इसी के चलते युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते उसके परिजन मौके पर पहुंच गए और उसे बचा लिया। फांसी के फंदे पर लटकने से पहले युवक ने अपनी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौराला थाना क्षेत्र के गांव चिरोड़ी में गुरुवार को सोनू नामक व्यक्ति मकान की 2 मंजिला छत पर एक सांड पहुंच गया। छत पर सांड को देखकर परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सांड को नीचे उतारने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि लोगों की मदद से सांड को बमुश्किल नीचे उतारा गया। मेरठ आर्ब्स एवं गायनिक सोसाइटी द्वारा अपनी वार्षिक कॉन्फ्रेंस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 4-5 जुलाई को किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम संपूर्ण स्वस्थ नारी टर्निंग ड्रीम्स टू रियलिटी है। इसकी चीफ एडवाइजर पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के करीब 300 गायनिक डॉक्टर्स भाग लेंगे और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर मंथन करेंगे। कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर भारती महेश्वरी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका गर्ग हैं, जिनके साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना गोयल एवं डॉक्टर ईशा खनूजा हैं। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता तंदुलवाड़कर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से भाग लेंगी एवं अपना अमूल्य अनुभव साझा करेंगी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आगरा के डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, मुंबई की डॉक्टर स्वर्णा खादेलकर एवं विशेष अतिथि डॉक्टर पीके शाह रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में 4 कार्यशाला की जा रही हैं। IVF, PPH, लेप्रोस्कोपी, कॉस्मेटिक, गायनेकोलॉजी, जिसमें भाग लेने वाले डॉक्टर्स नवीनतम विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह मेरठ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मेरठ के आसपास के सभी चिकित्सक इससे लाभान्वित होंगे। प्रतिदिन की प्रैक्टिस में काम आए। 2 दिन जो चलेगा, किस समय तक चलेगा? 2 दिन चलेगा। समय 4 तारीख को हम लोग 7:30 बजे से शुरू कर रहे हैं और शाम को 6 बजे तक तो हमारा ये होगा। 7 बजे से हम लोग थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि जब दिन भर सब लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनको इस तरीके का भी चाहिए कि एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को संविदा में नियोजित किए जाने, आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने एवं अन्य मांगों के समाधान के लिए भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ द्वारा गठित आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वाधान में 4 जुलाई यानी आज से नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरना एवं कार्मिक अनशन की शुरुआत कर दी गई।
इस दौरान संघ के अध्यक्ष एवं संघर्ष समिति के संयोजक दिनेश सूद ने बताया कि 20 जून 2023 को नगर निगम बोर्ड की बैठक में 2415 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। नगर निगम में सफाई कार्य में ठेका प्रथा समाप्त करके 2415 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के कर्मचारी का ही दर्जा दिया जाएगा, किंतु आज तक भी यूनियन के बार बार मांग करने, आंदोलन करने एवं अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया है। महानगर की आबादी के अनुसार तत्काल ही लगभग 5400 सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। हम लोगों ने 20 जून को एक 15 दिन का नोटिस दिया था नगर आयुक्त साहब को और अपनी मांगों का एक मांग पत्र दिया था, जिसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आज उसकी अवधि पूरी होने जा रही है, तो कल से हम लोग टाउन हॉल के अंदर क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कंकड़खेड़ा पुलिस ने गुरुवार को रोहटा रोड क्षेत्र से चेकिंग अभियान के दौरान 3 शातिर लुटेरों को दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई 2 बाइक, 1 स्कूटी और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दरअसल गुरुवार को योगीपुरम चौकी पर तैनात दरोगा विवेक ओबरॉय अन्य पुलिसकर्मियों के साथ रोहटा रोड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें सामने से एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध आते हुए नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार युवकों ने बाइक दौड़ा दी और भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को ओवरटेक करते हुए तीनों को दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस तीनों को पकड़कर योगीपुरम चौकी पर ले आई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक कंकड़खेड़ा में रहने वाले तुषार चौधरी, विशाल, आयुष मलिक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व योगीपुरम चौकी क्षेत्र में देर रात जोमैटो कंपनी के डिलीवरी मैन से बाइक, मोबाइल और उसका पर्स लूटा था, जबकि वे पहले भी स्कूटी, बाइक, मोबाइल और पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों में एक युवक पुलिसकर्मी का बेटा भी बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर के रहने वाले दिव्यांग सुनील कुमार को घर से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान वह रोता रोता बिलखता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। दरअसल पूरा मामला पैसों से जुड़ा हुआ है। दिव्यांग सुनील कुमार के मुताबिक इस समय उसके माता पिता नहीं है, लेकिन 15 साल पहले सुनील के माता पिता दया किशोर ने साकेत के रहने वाले राधा चरण से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। दया किशोर काफी समय तक राधा चरण को पैसे देते रहे, लेकिन बीते 1 साल पहले दया किशोर की मृत्यु हो गई। आरोप है कि दया किशोर की मौत के बाद से ही राधा चरण दया किशोर के मकान को कब्जाना चाहता था। दिव्यांग सुनील कुमार का कहना है कि मकान को लेकर यह मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। आरोप है कि गुरुवार को राधा चरण पुलिस को लेकर दिव्यांग सुनील के घर पहुंचा और उसके घर से बाहर निकाल दिया और घर पर अपना ताला लगा दिया। सुनील का यह भी आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उससे अभद्रता भी की है। वहीं इस पूरे मामले में वार्ड सभासद संजय सैनी का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मकान पर कब्जा करना गलत बात है। इस मामले को लेकर वह डीएम से मुलाकात करेंगे और दिव्यांग सुनील को इंसाफ दिलवाएंगे। फादर ने पैसे ले रखे थे, बेईमानी 2 तरीके से उन्होंने मकान अपना नाम करके लिया और कल पुलिस फोर्स के आगे मुझे घर से बाहर निकाला। हमारा बेटी करीब मेरे साथ। कितने पैसे ले रहे आपके बाबू ने? 1.5 लाख। कितना टाइम हो गया? 15 साल लगभग। 346 का मामला है, जहां पर ये सुनील नाम का व्यक्ति जो कि विकलांग है और बहुत ख़राब स्थिति में अकेला यहाँ रहता था। इनके पिताजी ने को किसी ने ब्याज पे पैसे दे दिए थे। ब्याज के पैसों के बदले उनने यहाँ पर इनसे ज़बरदस्ती करके पुलिस की मिली भगत और कोर्ट की मदद से मकान अपने नाम करा लिया और पुलिस बल के साथ इसको बाहर, इसका सामान और इसे बाहर फेंक दिया और मार पिटाई करके बाहर कर दिया। जितने पैसे लेते उतना तो ब्याज ले चुका है वो बंदा, उसके बावजूद उसके पैसे जो तू खड़े हैं, ना तो उस पर कोई लाइसेंस है ब्याज का, ना कुछ है। उसका यही काम है ब्याज पे पैसे देके मकान कब्जाने का। पूर्व में भी और जगह की भी शिकायतें हैं उसकी, यही कर रखा उनने और ये विकलांग है। मेरा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि प्रशासन को भी ये बताया जाए कि ब्याज पे पैसे ले लेके लोग बाग यहाँ मकान अपने नाम करा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। पलमपुरम थाना क्षेत्र की A to Z कॉलोनी की ग्रीन हाइट्स के मकान नंबर 311 में रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के छोटे भाई जितेंद्र कुमार परिवार संग रहता है। हरेंद्र सिंह ने बताया कि उसके भाई की आंख का ऑपरेशन पंचकुला में होना था, जिसके चलते वो 15 दिन पहले अपनी पत्नी मंजू को लेकर पंचकुला में अपने बेटे रूपल के पास गए हुए थे। वहीं बुधवार की रात चोरों ने उनके भाई के मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखी नकदी और ज्वेलरी को चोरी कर लिया।
वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद सदीक नगर की रहने वाली एक युवती ने कंकड़खेड़ा थाने पर पहुंचकर पुलिस को बताया कि मोदी नगर के गांव शाहजहापुर का रहने वाला उसका दोस्त अश्वनी राठी उसको बहला फुसलाकर कंकड़खेड़ा हाईवे स्थित एक रेस्टोरेंट पर लेकर आया था। आरोप है कि इस दौरान अश्वनी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अश्वनी फरार हो गया। वहीं युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अश्वनी की तलाश शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय में राज्यपाल के नाम कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार ने करीब 5000 प्राइमरी स्कूल और जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सरकार अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। 5000 स्कूल जो है बंद कर रही है सरकार। ये सीधा जो है जो शिक्षा माफिया है, ये सरकार जो है शिक्षा माफियाओं से मिली हुई है, क्योंकि अगर जो है कोई भी स्कूल बंद होगा तो उससे जो निजी स्कूलों हैं उनका जो है फायदा होगा। तो ये जो सरकार है ये शिक्षा भी नहीं दे पा रही, जो मूल अधिकार है जो है गरीबों का। सरकार को एक मल्टीनेशनल की तरह काम नहीं करना चाहिए, उसको जो है सबके बारे में जो है सोचना चाहिए। योगी सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाए, इसके नाम पर जो हमारे दलित, वंचित, शोषित परिवारों के बच्चे हैं उनका क्या होगा। आज एक स्कूल का विद्यालय बंद हो जाएगा तो छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरे तीसरे गांव में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों के विलय करने के निर्णय के विरोध में गुरुवार को मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों सदस्य कमिश्नरी चौराहे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कमिश्नरी कार्यालय के सामने जमीन पर बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया कि हम लोग प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए उस निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 5000 प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों को मर्ज कर बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय अनेक स्तरों पर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संरचना को प्रभावित करेगा और गरीब, ग्रामीण व श्रमिक वर्ग के बच्चों एवं परिवारों के लिए गहरा संकट बन जाएगा। इसलिए कांग्रेस ये मांग करती है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि बच्चे को दूर दराज गांवों में आना पड़ेगा। छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांवों में जाना पड़ेगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा, समय और उपस्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद होने से मिड डे मील से जुड़े रसोई या सहायकों की नौकरी छीनी जा सकती है, जिससे गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है 5000 स्कूल बंद करने का, उसी संबंध में हम सब लोग एकत्र हुए हैं और पूरे प्रदेश व्यापी ये आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी जो 5000 स्कूल करने की इन्होंने मुहिम चलाई है, बंद कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करती है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में एकजुट होकर काम करेगा और इस गलत फैसले को वापस करने तक आंदोलित रहेगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश भर में योगी सरकार ने 5000 स्कूलों को मर्ज करने के लिए, स्कूलों को बंद करने के लिए जो तुगलकी फरमान जारी करा है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आज मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी मंडलायुक्त के यहाँ विरोध दर्ज करा रही है कि क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उधर कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग और योगी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधन ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए इस शासन देश को तत्काल रद्द करने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष एडवोकेट चरण सिंह ने कहा कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार अब गरीबों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार भी छीन रही है। उन्होंने कहा कि 16 जून को एक शासन देश आया जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि ये शासन देश गरीब, दलित और वंचित बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है, करीब 28,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करेंगे और भाई चंद्रशेखर के खिलाफ जो हमारे युवा साथियों के साथ जो हुआ उसकी निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच हम गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति से चाहते हैं। टीपी नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो क्राइम ब्रांच अधिकारी और पत्रकार बनकर महिलाओं को डरा धमका लाखों रुपए की ठगी करते थे। दोनों के पास से पुलिस ने महिला द्वारा लिए गए 3,800 रुपए की नकदी भी बरामद की है। दरअसल टीपी नगर थाना क्षेत्र के शिव हरि मंदिर कॉलोनी के रहने वाली संगीता नामक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते दिनों उसके घर में कुछ लोग जबरन घुस आए और खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी और पत्रकार बताकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। संगीता ने यह भी बताया कि ये लोग उससे जबरन 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इस दौरान डरी सहमी संगीता ने इन लोगों को 30,000 रुपए दे दिए। इस घटना के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो ठगी करने वाली महिला सावित्री और दिनेश को बागपत फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मलियाना का रहने वाला दिनेश और भोला रोड पर रहने वाली सावित्री कई भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच और प्रेस रिपोर्टर बनकर उनके घर में जबरदस्ती एंटर हुए थे। घर में घुसने के बाद इन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते वक्त इनके द्वारा ही एक कुछ सामान, आपत्तिजनक सामान इनके घर में रखकर उसका वीडियो बना लिया गया। उसके बाद इन्हें डराया गया कि अगर आप हमें 2 लाख रुपए नहीं देते हो तो आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा। इस डर से जो वादियाँ हैं उनके द्वारा करीब 30,000 रुपये इनको दिए गए और इसके बाकी की रकम बाद में देने के लिए बताया गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस की करीब 3 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके, 2 आरोपी जिनके नाम दिनेश और सावित्री हैं। दिनेश और सावित्री ने जब पूछताछ में बताया, इनका मॉडस ऑपरेंडी बताया। ये लोग रैंडम घर को चूज करते थे और रेकी करते थे। रेकी करने के बाद ये लोग क्राइम ब्रांच और साथ में रिपोर्टर बन के इनके घर पे जाया करते थे और उसमें आपत्तिजनक सामग्री से लोग साथ लेके जाते थे सामान और वहाँ पर इधर घर में रख दिया करते थे। उसके बाद ये लोग जो भी इनके घर के मालिक होता था उसको डराया करते थे। डराने के बाद ये लोग वहाँ से वसूली किया करते थे। इसमें अभी 6 और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। वो लोग फिलहाल फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इसमें कुछ और नाम भी शामिल सामने आ सकते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल दोनों को जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया और इसका फैसला आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। टीपी नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती में रहने वाली अनीता गुरुवार को पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि उसके पति ओंकार सिंह ने पड़ोस के ही रहने वाले गज सिंह से कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे। आरोपी ने उसे 14% का ब्याज लगाकर और जीएसटी जोड़कर रुपए दिए। पीड़ित का आरोप है कि उसका पति ई रिक्शा चलाकर ब्याज की किस्त भर रहा है और अब तक करीब 3 गुना रुपए आरोपी को दे चुका है। आरोप यह भी है कि ब्याज के रुपए फाइनल होने के बाद भी सूदखोर फाइल चार्ज और जीएसटी के रुपए जोड़कर उसके पति पर मोटी रकम बता रहा है, जबकि विरोध करने पर सूदखोर गजेश सिंह झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते उसे जानमाल का खतरा सता रहा है। अनीता का यह भी आरोप है कि उसने इस मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी है, लेकिन थाना पुलिस ने आरोपी पर कार्यवाही नहीं की है। वहीं अनीता की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नई बस्ती में वहाँ से आए गजेश सिंह, पुत्र ऑफ रतन सिंह। उससे हमने 20,000 रुपये ब्याज पे लिए थे, बाकी सबने ऐसे लिए थे। हमने उसके पैसे भी ब्याज से ज्यादा करीब 40-45 हज़ार रुपये अकाउंट द्वारा मैंने दे भी दिए। उसके बावजूद भी गजेश सिंह आए दिन मेरे पे मार पिटाई करता है, मेरे से पैसे मांगता है, 5 लाख रुपए मांगता है। उसके बावजूद जब मैंने उससे पैसे लिए थे, उसे ब्लैंक चेक दिए थे, तो मेरे ब्लैंक चेक मैंने उसे जब पैसे दिए थे तो वापस मांगे। वापस देने पे उन्होंने आनाकानी करी
और मेरे साथ मार पिटाई करी। उसकी मैंने रिपोर्ट टीपी नगर में दे दी। टीपी नगर पुलिस ने मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। लाख कोशिशों के बावजूद साइबर ठग लगातार लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ठग रहे हैं और अगर इन ठगों को पैसे नहीं मिलते तो ये लोग भोले भाले लोगों को लगातार परेशान करते हैं। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड रोड देवी के सामने आया है। यहाँ रहने वाले रोहित रस्तोगी गुरुवार को पुलिस ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि उनकी पत्नी नीमा रस्तोगी का मोबाइल फोन बेटी चला रही थी तो अचानक से ऐड पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद नीमा के फोन पर एक अनजान ऐप क्रेडिट मैनेजर नाम से इंस्टाग्राम हो गया और अकाउंट में 3000 रुपए आ गए, जिसे नीमा ने वापस लौटा दिए। आरोप है कि इसके बाद नीमा रस्तोगी के फोन पर लगातार अलग अलग नंबरों से धमकी भरे मैसेज आने लगे और फोन करने वाले अश्लील फोटो और डेटा वायरल करने की धमकी देने लगे, जिसके बाद से ही परिवार के लोग डरे हुए हैं। वहीं पीड़ित की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये भैया जी ठगी का जो आजकल मामला चल रहा है, रात दिन बस ठगी का ही मामला चल रहा है। साइबर क्राइम जो चल रहा, उसी सिलसिले में हमारा आना हुआ। अभी जो है 2 दिन पहले ये भाई साहब हमारे, इनकी बेटी इंस्टाग्राम चला रही थी, वहाँ उन पे जो है कोई बटन ऐसा दब गया जिससे जो साइबर ठगी वालों के फोन आने शुरू हो गए। उन्होंने अकाउंट में 3000 रुपए डाल दिए। इन्होंने तुरंत ही उसे देख के रात को ही वापस 3000 रुपए कर दिए। उससे दूसरे दिन बाद उन्होंने फिर 3000 रुपए डाले। इन्होंने वापसी करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि तेरे जो है मतलब गलत फोटो महिला के, इनकी घरवाली के महिला के फोटो पता नहीं कहां से निकाले और उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा और 1 लाख रुपए की मांग कर रहा। कुछ फोटो वायरल भी करे उन्होंने, जो हम पे सबूत है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पाए। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।